दूर कहीं एक शांत घास के मैदान पर बैठा सुयांग एक जादुई प्रोजेक्शन के जरिए ये सब होते हुए देख रहा है। उसके लिए शिवा नेशन की चॉइस साफ है। वो ताकत या पावर के लिए अबिस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। वो डर और कमजोरी की वजह से उसकी तरफ भाग रहे हैं। इस तरह का मूव कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ये बस सीधा एक ट्रैप में चलने जैसा है। सुयांग जादुई प्रोजेक्शन को देखता रहता है। सलाखों के पीछे अटल कमजोर और हारा हुआ लग रहा है। सुयांग धीरे से अपना सिर हिलाता है। इतनी सारी प्लानिंग के बाद भी अटल सबसे जरूरी सच गेस नहीं कर पाया। सुयांग गेम का बस कोई आम प्लेयर नहीं है। वो डीमन अबिस का रूलर है। ये सीक्रेट अकेला ही सब कुछ पलटकर रख देता है। उसे ये सिचुएशन काफी अम्यूजिंग लगती है। अटल ने शिवा नेशन को डीमन फैक्शन की तरफ धकेलने के लिए सारा काम कर दिया है। अब अगर वो सच में डिफेक्ट करते हैं तो वो सीधा सुयांग के हाथों में गिरेंगे। वो कंट्री उसका होगा। वो उन्हें जैसे चाहे वैसे कंट्रोल करने के लिए फ्री होगा। उसके लिए ये कोई थ्रेट नहीं है। ये एक गिफ्ट है, एक बहुत ही जेनरस गिफ्ट। अटल अब ब्लेम ले सकता है। सुयांग को कोई गिल्ट फील नहीं होता। वो मानता है कि अटल ने ये रास्ता अपने लिए खुद बनाया है और अब उसे आखिर तक इस पर चलना ही होगा। उसके ख्याल एल्फ किंगडम की तरफ मुड़ते हैं। लिलिथ के अलावा सुयांग को एल्व्स में कुछ भी खास नहीं दिखता। उसे लगता है कि उनमें बहुत ज्यादा प्राइड है। उनमें से कई ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो बाकी सबसे बेहतर हैं। वो अपने एरोगेंस को एक ताज की तरह पहनते हैं। बाहर से ऐसा लगता है कि उन्हें यकीन है कि उन सबके पास लूसीफर जैसी पावर है, लेकिन सच्चाई में वो बस एक फेडिंग रेस हैं जिनके पास कभी गॉड लेवल वॉरियर्स हुआ करते थे। सुयांग को कोई डर नहीं है। एक बार जब वो ओरिजिनल सिन मोनार्क बन जाएगा और गॉडहुड में कदम रखेगा तो उसका प्लान है उस प्राइड को तोड़ना। वो चाहता है कि एल्फ सीखें कि असली रूलर कौन है। उसके लिए एक और एल्वन रेस को एनस्लेव करना बस आगे बढ़ने का एक और स्टेप है। अब सीन बदलता है। सुयांग डीमन सिटी में खड़ा है। ऊपर आसमान काला है और बिल्डिंग्स ईविल एनर्जी से ग्लो कर रही हैं। उसके सामने एक डीमन का जाइंट स्टैच्यू खड़ा है। उसके आसपास छोटे डीमंस अपने काम करते हुए इधर उधर आ जा रहे हैं। वो अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करता है। एक लंबे समय से वो केयरफुल रहा है कि वो बहुत तेजी से ग्रो न करे। वो होली सिटी का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहता था, लेकिन वो क्वेश्चन अब खत्म हो चुका है। अब उसे छुपने की जरूरत नहीं है। वो डेमीगॉड लेवल की तरफ तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है। पास ही डीमनिक प्रीस्टेस आगे बढ़ती है। उसके शब्दों में डाउट है। वो समझ नहीं पा रही कि डीमन मोनार्क ने सुयांग जैसे किसी को क्यों चुना। वो इतने बड़े रोल के लिए बहुत कमजोर लगता है। सुयांग बिना किसी इमोशन के जवाब देता है। वो एक्सप्लेन नहीं करता। वो बस ऑर्डर्स देता है। उसका काम उस पर सवाल उठाना नहीं है। डीमन प्रीस्टेस लिलिथ अपना सिर झुका लेती है। वह जोर से हाँ बोलती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके ख्याल कड़वे हैं। वो अभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। वो इस बात को कर्ज करती है कि प्रॉक्सी को लाने के लिए उसकी जगह लूसीफर को चुना गया। वो रोल उसका हो सकता था। अब वो पीछे रह गई है, रिग्रेट और जेलसी से भरी हुई। प्रोसेस शुरू होता है। सुयांग के सामने खड़ा बड़ा डीमन स्टैच्यू स्ट्रॉन्ग जादुई एनर्जी के साथ ग्लो करने लगता है। उसके चारों तरफ माना की वेव्स उठती हैं, मोटी और ताकतवर। उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। ये कंफर्म करता है कि वो लेवल 100 पर पहुंच गया है। ये भी दिखाता है कि उसने 4th रिवोल्यूशन की लिमिट क्रॉस कर ली है और 1 स्टार और 2 स्टार 5th रिवोल्यूशन एडवांसमेंट क्वेस्ट्स दोनों अनलॉक कर लिए हैं। सुयांग शांति से इस प्रोसेस को देखता है। वो इसे ह्यूमन वर्ल्ड के क्लास चेंज श्राइन से कंपेयर करता है। स्टेप्स सेम लगते हैं। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर सिस्टम सेम है तो शायद वो इससे भी बड़ा कुछ बना सकता है। डीमन सैंक्टम में एक वीआईपी सिस्टम जो चीजों को कंट्रोल करना और रिवॉर्ड देना आसान बना देगा। उसके पास पहले से एक प्लान है। सबसे पहले वो लेवल 5 डीमन सैंक्टम के अंदर 5 स्टार एडवांसमेंट क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए स्ट्रॉन्ग डीमंस को भेजेगा। अगर सब कुछ वैसा ही चलता है जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा है तो उनका सामना एक बहुत डेंजरस इवेंट से होगा, रेड मून इन्वेजन। इन्वेजन के दौरान उन्हें स्कारलेट विदरिंग बीस्ट्स नाम के मॉन्स्टर्स से लड़ना और उन्हें मारना होगा। ये मॉन्स्टर्स रेड मून क्रिस्टल कोर्स नाम के रेयर आइटम्स ड्रॉप करते हैं। ये कोर्स मिलना मुश्किल है क्योंकि बहुत कम लोग कभी 5th रिवोल्यूशन क्वेस्ट कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन अगर सुयांग बहुत सारे 5 स्टार प्रोफेशनल्स को ट्रेन करके अंदर भेज सके तो रेड मून क्रिस्टल कोर्स का नंबर तेजी से बढ़ जाएगा। ज्यादा कोर्स का मतलब ज्यादा पावर, ज्यादा पावर का मतलब ज्यादा कंट्रोल, और ज्यादा कंट्रोल एंडलेस वेल्थ लाता है। यहाँ तक कि क्रिम्सन स्वॉर्ड का चार्जिंग कॉस्ट जो बिगुल लेवल स्ट्रेंथ का वेपन है इन कोर्स से सॉल्व किया जा सकता है। उसे यकीन है कि करेक्शन पावर और काफी सारे रेड मून क्रिस्टल कोर्स के साथ उसे रोकना नामुमकिन होगा। गॉड्स, बुद्धास, उनमें से कोई भी उसके रास्ते में नहीं खड़ा होगा। एक और नोटिफिकेशन आता है। ये वाला बड़ा है। ये 5 स्टार 5th रिवोल्यूशन एडवांसमेंट का क्वेस्ट है। क्वेस्ट के 2 हिस्से हैं। पहले उसे 10 5th रिवोल्यूशन डीमन प्रोफेशनल्स को मारना होगा, फिर उसे 10 5th रिवोल्यूशन नॉन डीमन प्रोफेशनल्स को मारना होगा। रिवॉर्ड मैसिव है।
उसे न सिर्फ एक नई क्लास मिलेगी, स्पिरिट सीक्रेट मार्शल डैश स्पिरिट रीपर, बल्कि वो लेजेंड स्टेज पर भी एडवांस करेगा। उसका लाइफ लेवल अपग्रेड हो जाएगा, उसके बेसिक एट्रीब्यूट्स आधे से बढ़ जाएंगे, उसकी क्लास स्किल्स इंप्रूव होंगी और उसे 1000 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स का बोनस मिलेगा। सु यांग चुपचाप सोचता है। वह एक कहावत जानता है, जब कुछ बड़ा होता है तो लोग आमतौर पर कम बोलते हैं। ये क्वेस्ट सिंपल नहीं है, असल में ये बेहद मुश्किल है। इस पॉइंट तक पहुंचना ही प्रूव करता है कि कोई चोजन वंस में से एक है। लेकिन ये क्वेस्ट उन कुछ लोगों को भी अलग कर देता है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट में से भी स्ट्रॉन्गेस्ट को फिल्टर करता है। 5th रिवॉल्यूशन प्रोफेशनल से लड़ना, जबकि वो खुद अभी 4th रिवॉल्यूशन पर है, ये ज्यादातर लोगों के लिए नामुमकिन के करीब है। लेकिन सु यांग के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह इसे एक आसान काम की तरह देखता है। वो डीमन अबिस में एक सिंपल वॉक लेने और बिना किसी कोशिश के क्वेस्ट का पहला हिस्सा खत्म करने का प्लान बनाता है। इसी बीच शिवा नेशन के गांगजी टेम्पल में एक आदमी गोल गोल घूम रहा है। उसके चेहरे पर स्ट्रेस दिख रहा है और उसका दिमाग तेजी से चल रहा है। वो न्यूज का इंतजार कर रहा है और वो खामोशी बर्दाश्त से बाहर लग रही है। उसकी सारी उम्मीदें एक चीज पर टिकी हैं, विष्णु का एंशिएंट डिवॉरर की पावर हासिल करना। अगर ऐसा होता है तो शिवा नेशन किसी की भी इमेजिनेशन से परे राइज करेगा। उसके विजन में वो ड्रैगोइया से आगे निकल जाएंगे, ईगल यूनियन को हरा देंगे और दुनिया का सबसे स्ट्रांग नेशन बन जाएंगे। वो ये भी सोचने लगता है कि उन्हें अब एल्व्स की जरूरत नहीं होगी। काफी पावर के साथ वो ओरिजिनल सिन मोनार्क को हरा सकते हैं और वर्ल्ड क्वेस्ट को खुद लीड कर सकते हैं। एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। वो हिलना बंद कर देता है। मैसेज आ गया है। मैसेज खोलते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। फिर उसके चेहरे पर शॉक छा जाता है। मैसेज कहता है कि विष्णु फेल हो गया है। सिर्फ यही नहीं, वो मारा गया है। वह डिसबिलीफ में स्क्रीन को घूरता है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। विष्णु, उसका सबसे टैलेंटेड बेटा चला गया। उसे याद आता है कि उसके बेटे की 20 स्टेमिंग स्किल्स कितनी स्ट्रांग थी, यहां तक कि उसकी खुद की स्किल्स से भी ज्यादा स्ट्रांग। अगर विष्णु जिंदा रहता तो वो 9th रिवॉल्यूशन तक पहुंच सकता था। अब वो सारा प्रॉमिस डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो खुद से पूछता है कि ये कैसे हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा कि कोई जो सिर्फ 4th रिवॉल्यूशन पर है उसके बेटे को हरा सकता है। ये उसकी समझ में नहीं आता। ये इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर वो एक गहरी सांस लेता है और खुद को शांत रहने के लिए फोर्स करता है। सच अब बाहर आ चुका है। उसका भाई शायद सीरियस डेंजर में है। क्लास चेंज श्राइन जल्द ही एक्ट करेगा। वक्त कम है। उसे फौरन एक डिसीजन लेना होगा। डीमन फैक्शन को ज्वाइन करने का मतलब है ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो जाना। ये एक ऐसा रास्ता है जहां से वापस आना नामुमकिन है। लेकिन विष्णु की डेथ को बिना सजा दिए नहीं जाने दिया जा सकता। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। दुनिया ने उसे इस कॉर्नर में धकेल दिया है। वापस होली सिटी में माहौल सीरियस है। हाई प्रीस्टेस फिर से बोलती है। वो कहती है कि अटल को अब ऑफिशियली कैद कर लिया गया है। फिर वो डिस्कशन को आगे बढ़ाती है। अब उन्हें एक बार फिर उस यंग मैन सु यांग के बारे में बात करनी होगी। ऑगस्टस आगे बढ़ता है। उसकी टोन में डाउट दिखता है। वो कहता है कि सु यांग जैसा कोई जो अभी भी 4th रिवॉल्यूशन पर है विष्णु जैसे 6th रिवॉल्यूशन वॉरियर को हरा दे, ये पहले ही मानना मुश्किल है। लेकिन एरिक नाम के एक 7th रिवॉल्यूशन एल्फ प्रिंस को मारना ये तो और भी ज्यादा इंपॉसिबल लगता है। वेरिया आगे बढ़ती है। वो कहती है कि वो सच बोल रही है। उसका बोला गया हर शब्द सच है और उन्हें उस पर यकीन करना चाहिए। ऑगस्टस ध्यान से सुनता है और फिर शांत टोन में बोलता है। वो कहता है कि उसे अब सच पर कोई शक नहीं है, खासकर जब से हाई प्रीस्टेस ने कंफर्म किया है। लेकिन फिर भी पूरी सिचुएशन अजीब और एक्सेप्ट करने में मुश्किल लगती है। वो सब कुछ साफ साफ समझना चाहता है। वो उस वक्त क्या हुआ था, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मांगता है। वेरिया एक्सप्लेन करना शुरू करती है। वो डिस्क्राइब करती है जो उसने देखा। सु यांग ने कुछ यूज किया, एक अजीब आइटम जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस आइटम ने एरिक पर अजीब तरह से असर किया। भले ही एरिक पूरी तरह होश में था, वो हिल नहीं पाया। वो अपने वेपन्स यूज नहीं कर पाया, स्किल्स एक्टिवेट नहीं कर पाया या रिएक्ट भी नहीं कर पाया। ये इफेक्ट पूरे वक्त रहा जब तक वो देखते रहे। ये खत्म नहीं हुआ। पोकर सुनता है और अपने थॉट्स देता है। वो कहता है कि ये एक बाइंडिंग इफेक्ट जैसा लगता है। लेकिन फिर वो एक जरूरी पॉइंट सामने लाता है। नॉर्मली जब कोई लोअर लेवल पर किसी स्ट्रांग इंसान से लड़ता है तो उनका डैमेज और कंट्रोल इफेक्ट्स वीक हो जाने चाहिए। ये एक बेसिक रूल है जो सारे प्रोफेशनल्स को पता है। कैरोलिना एग्री करती है। वो सबको याद दिलाती है कि लेवल सप्रेशन इफेक्ट रियल है, इसलिए ज्यादातर लोग कभी अपने लेवल से ऊपर लड़ने की कोशिश नहीं करते। डिफरेंस बस बहुत बड़ा होता है। ऑगस्टस इस पर रिफ्लेक्ट करता है। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। वो कहता है कि सु यांग या तो अपनी ट्रू पावर छुपा रहा है या फिर जो आइटम उसने यूज किया वो नॉर्मल नहीं है। वो इतना स्ट्रांग हो सकता है कि वो लेवल सप्रेशन को पूरी तरह इग्नोर कर दे। उसका दिमाग एक और पॉसिबिलिटी कंसीडर करने लगता है, कुछ और भी बड़ा, लेकिन वो जोर से बोलने से पहले रुक जाता है। डिस्कशन कहीं और जाने से पहले तांग जैन बोल पड़ता है। वो बात को वापस पॉइंट पर लाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता सु यांग ने कौन सा मेथड यूज किया। उसका मानना है कि ये बिना वजह किया गया अटैक नहीं था। ये एक काउंटर अटैक था, कोई रैंडम वायलेंस का एक्ट नहीं। उसके व्यू से सु यांग गिल्टी नहीं है।
समुराई वॉरियर ज्वाइन करता है, लेकिन एक अलग व्यू के साथ। वो कहता है कि सू यांग शायद उनकी नजरों में गिल्टी ना हो, लेकिन एल्फ कंट्री के लिए चीजें अलग हैं। उनके लिए सू यांग ने किसी बहुत इंपॉर्टेंट इंसान को मारा है। हॉल में आवाजें गुनगुनाने लगती हैं। कुछ लोग तांग जैन से एग्री करते हैं, ये कहते हुए कि सू यांग ने बस खुद को डिफेंड किया। बाकी लोग कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर चिंता करते हैं। वो कहते हैं कि एल्फ कंट्री ने ड्रैगन स्पिरिट सीक्रेट रेल्म के अंदर अपना प्रिंस खोया है। भले ही ये सेल्फ डिफेंस था, एल्व्स को शायद इससे फर्क न पड़े। अगर किसी ने उन्हें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो अलायंस टूट सकता है। ये सिचुएशन बस एक लड़ाई से बढ़कर है। ये नेशंस के बीच की शांति पर असर डाल सकती है। अचानक मंदिर के दरवाजे झटके से खुलते हैं। एक प्रीस्टेस तेजी से अंदर आती है। उसके कदम जल्दी में हैं और उसकी आवाज में पैनिक है। वो हाई प्रीस्टेस को अर्जेंसी के साथ आवाज देती है। हाई प्रीस्टेस शांत लेकिन अलर्ट उससे पूछती है कि क्या हुआ है। प्रीस्टेस झुकती है और उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। हाई प्रीस्टेस जवाब में अपनी स्टाफ जोर से जमीन पर पटकती है। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। वो अनाउंस करती है कि मीटिंग को रुकना होगा, कुछ बहुत सीरियस हुआ है। वो सबको एक्सप्लेन करती है कि अटल ने अमीनो नाम के किसी शख्स को सीक्रेट ऑर्डर्स दिए थे। मकसद था शिवा नेशन को डीमन फैक्शन की तरफ धकेलना। सिचुएशन इग्नोर करने के लिए बहुत डेंजरस हो गई है। दूर कहीं शिवा नेशन के अंदर अबिस एंट्रेंस के पास सीन और भी बुरा है। होली टेम्पल के गार्ड्स जमीन पर पड़े हैं, पिटे हुए और बेहोश। कुछ खून से लथपथ हैं। एक मुश्किल से हिल पा रहा है, बड़ी मेहनत से रेंग रहा है। उनकी डिफेंसेस पूरी तरह गिर चुकी हैं। अमीनो अबिस एंट्रेंस के सामने सीना तान कर खड़ा है। उसकी आंखें ठंडी हैं। वो मानता है कि इनहेरिटेंस के थ्रू पावर हासिल करना फेल हो चुका है। अब उसका आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, डीमन फैक्शन के थ्रू। वो खुद से कहता है कि एक बार जब वो ओरिजिनल सिन मोनार्क की प्रोटेक्शन में स्ट्रांग बन जाएंगे तो वो वापस आएंगे और पलटवार करेंगे। वो अबिस को एक कैदखाना नहीं बल्कि पावर का रास्ता समझता है। उसका एक आदमी आता है और इज्जत से झुकता है। उसे प्रीस्ट अमीनो कहकर बुलाता है। अमीनो रिपोर्ट मांगता है। आदमी करंट सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। अब तक 20,000 लोग अबिस में एंटर कर चुके हैं। वो सभी लेजेंड स्टेज या उससे ऊपर के स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल्स हैं। वो स्टेप बाय स्टेप अबिस लेवल्स में आगे बढ़ रहे हैं। 1,000 से ज्यादा लोग पहले ही डीमनाइजेशन फिनिश कर चुके हैं और अब डीमन सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। डीमनाइजेशन के बाद उनका गुस्सा खत्म हो गया है। वो अब रैंडमली अटैक नहीं करते। उनके दिमाग स्टेबल हैं, ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए तैयार। लेकिन इससे पहले कि अमीनो रिस्पॉन्ड कर सके, एक और आदमी उसकी तरफ भागता हुआ आता है। सांस फूली हुई वो बुरी खबर लाता है। क्लास चेंज श्राइन के लोग आ गए हैं। उन्होंने कई लोगों को पहले ही पकड़ लिया है। कुछ अनटचेबल जो पहले अबिस ज्वाइन करने के लिए राजी थे, अब श्राइन के एजेंट से बात करने के बाद उनका मन बदल गया है। अमीनो का चेहरा सख्त हो जाता है। वो पूछता है कि क्या इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में से कोई ब्राह्मण्स या क्षत्रियास अभी भी बचे हैं। आदमी एक घुटने पर बैठ जाता है। वो कहता है कि 70% ब्राह्मण्स पहले ही क्रॉस कर चुके हैं। क्षत्रियास के लिए सिर्फ 60% ही निकल पाए हैं। अमीनो जल्दी से इंस्ट्रक्शंस देता है। वो ऑर्डर देता है कि बाकी बचे ब्राह्मण्स को पहले मूव किया जाए। फिर वो कहता है कि बचे हुए क्षत्रियास को अभी भी ओबीडियंट अनटचेबल्स को लीड करना होगा और क्लास चेंज श्राइन का रास्ता रोकना होगा। वक्त खरीदना अब अकेला ऑप्शन है। दोनों आदमी अपनी सहमति चिल्लाते हैं और ऑर्डर्स पूरा करने के लिए भाग जाते हैं। अमीनो पीछे रह जाता है और रिफ्लेक्ट करता है। वो जानता है कि अनटचेबल्स क्लास चेंज श्राइन को रोक नहीं सकते। वो ये भी जानता है कि इस मूव में कई क्षत्रियास मारे जाएंगे, लेकिन उसके लिए ये सैक्रिफाइस जरूरी है। उसकी आंखें अबिस की तरफ देखती हैं। वो शांत गुस्से के साथ बोलता है, जो कुछ भी उससे छीना गया है उसका प्लान है वो सब वापस पाना। अभी नहीं, लेकिन जल्द ही। अभी के लिए उसे अबिस में पीछे हटना होगा और तैयारी करनी होगी। डीमन अबिस की 20th लेयर के अंदर शिवा नेशन के ज्यादातर लोगों ने अब अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया है। एरिया अजीब लग रहा है, लेकिन नई एनर्जी से भरा हुआ। उनमें से कई अपने बदलाव के बारे में बात करने लगते हैं। एक इंसान मुस्कुराता है और कहता है कि डीमन बनने के बाद उसके स्टैट्स लगभग 4% बढ़ गए हैं। दूसरा इंसान हंसता है और कहता है कि उसे और भी ज्यादा मिला, लगभग 6%। वो सब एक्साइटेड लग रहे हैं, अपनी नई ताकत पर घमंड करते हुए, और आवाजें जुड़ती हैं। एक इंसान कहता है कि उसे अभी भी नहीं पता कि डीमंस असल में दिखते कैसे हैं। दूसरा अपने दोस्त की तरफ मुड़ता है और डीमन सिटी में सक्यूबाई देखने के बारे में मजाक करता है। उसका दोस्त वापस हंसता है, कहता है कि वो उम्मीद करता है ऐसा ही हो, और अगर वो असली हैं तो वो एंजॉय करने का प्लान बना रहा है। फिर कोई उनके शिफ्ट के पीछे की वजह का जिक्र करता है। वो कहता है कि ये क्लास चेंज श्राइन था जो ड्रैगन्जिया के साथ मिलकर काम कर रहा था, जिसने शिवा नेशन को इस सिचुएशन में धकेला। उसकी आवाज में गुस्सा है। उसे लगता है कि ड्रैगोजिया शिवा नेशन की प्रोग्रेस से जलता है
और उन्हें स्लो करने की कोशिश कर रहा है। उसका दोस्त हाँ में सिर हिलाता है। वह कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जब वो ओरिजिनल सिन किंग्स की पावर के नीचे स्ट्रांग हो जाएंगे तो वो पलटवार कर सकते हैं। उसका पहला गोल ड्रैंजिया के लोगों को हराना होगा। एक और आदमी जुड़ता है और एक अफवाह शेयर करता है। वो कहता है कि एल्फ कंट्री शिवा नेशन को अच्छी नजर से देखता है। उसे यकीन है कि जब दोनों नेशंस अलायंस बनाएंगे तो शिवा नेशन का स्टेटस और भी ऊंचा हो जाएगा। उनकी बातचीत अचानक रुक जाती है जब एक अजनबी उनकी तरफ चलता हुआ आता है। सू यांग परछाइयों से बाहर निकलता है। ग्रुप उसे घूरता है। एक आदमी पूछता है कि वह कौन है। सू यांग एक प्लेफुल जवाब देता है और कुछ भी साफ नहीं कहता। आदमी चिढ़ जाता है। बिना किसी वार्निंग के वो सू यांग की तरफ एक फ्लेम अटैक भेजता है। फ्लेम्स कांटेक्ट पर एक्सप्लोड होती हैं और धुआं पूरे एरिया में भर जाता है। लेकिन जब धुआं छंटता है सू यांग वहां पूरी तरह ठीक खड़ा है। उसकी हेल्थ अनटच्ड है। नंबर पूरा 100% दिखाता है, बिल्कुल कोई डैमेज नहीं। फिर वो शांति से बोलता है। वो भीड़ से कहता है कि चिंता न करें, वो वहां लड़ने नहीं आया है। वो कहता है कि वो डीमन सिटी से भेजा गया एक गाइड है जो नए मेंबर्स को उनका रास्ता ढूंढने में मदद करने आया है। शिवा नेशन के लोग गाइड शब्द के बारे में सोचते हैं। ये जाना पहचाना लगता है और वो रिलैक्स होने लगते हैं। सू यांग और एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि वो डीमन फैक्शन ज्वाइन करने वाले पहले लोगों में से एक था। डीमन हाई प्रीस्ट ने उसे दूसरों को गाइड करने का काम दिया। उसका रोल उन्हें अबिस के थ्रू सेफली मूव करने और डीमन सिटी तक पहुंचने में मदद करना है। ग्रुप का लीडर हाँ में सिर हिलाता है। अब सब कुछ समझ में आता है। वो फॉलो करने का सिग्नल देता है। वह सू यांग से रास्ता दिखाने को कहता है। सू यांग शांत एक्सप्रेशन के साथ आगे चलता है और ग्रुप को अपने पीछे आने को कहता है। शिवा नेशन का ग्रुप करीब से फॉलो करता है। वो उन्हें घुमावदार रास्तों से अबिस में और गहराई तक ले जाता है जब तक कि वो डार्क एनर्जी से ग्लो करती एक बड़ी सिटी तक नहीं पहुंच जाते। वो एंट्रेंस के सामने रुकता है और उनकी तरफ मुड़ता है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये जगह डीमन सिटी है। जैसे जैसे डीमन फैक्शन ग्रो करता रहेगा ऐसी और सिटीज अपीयर होंगी। वो इसे रियल वर्ल्ड की होली सिटी से कंपेयर करता है जो क्लास चेंज श्राइन से जुड़े लोगों के लिए सेंट्रल जगह है। फिर वो उन्हें सिटी के बीच में खड़े एक लंबे स्टैच्यू तक गाइड करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये डीमन सेंट स्टैच्यू है। अभी के लिए ये डीमन फैक्शन प्रोफेशनल्स के लिए अकेला रिसरेक्शन पॉइंट है। अगर उनकी साइड से कोई मरता है तो वो यहाँ वापस आ सकते हैं। ग्रुप का लीडर दिलचस्पी से चारों तरफ देखता है। वो इम्प्रेस्ड लगता है। वो कहता है कि डीमन अबिस उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा एक्साइटिंग है। वह सू यांग की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि वो कहाँ से है। वो जानना चाहता है कि क्या सू यांग साकुरा कंट्री बांगजी या ड्रैंजिया से है। सू यांग जवाब देता है कि वह ड्रैंजिया से है। लीडर मुस्कुराता है और ज्यादा रिलैक्स लगता है। वह कहता है कि ड्रैंजिया के एक साथी को देखकर अच्छा लगा। उसकी टोन फ्रेंडली है, ऑलमोस्ट कुछ ज्यादा ही कैजुअल। ग्रुप में एक और इंसान बोल पड़ता है। वो सू यांग से पूछता है कि क्या इस सिटी में कोई स्पेशल रूल्स हैं। रूल्स जैसे रियल वर्ल्ड में होते हैं जहां प्रोफेशनल्स को सिटीज के अंदर एक दूसरे से लड़ने की परमिशन नहीं होती। सू यांग कंफर्म करता है कि डीमन सिटी के अंदर रूल्स हैं। फाइटिंग मना है। जो कोई भी लड़ाई शुरू करेगा उसे डीमन हाई प्रीस्ट द्वारा सजा दी जाएगी। वो कहता है कि सजा खौफनाक है और कोई भी उसका सामना नहीं करना चाहेगा। फिर लीडर एक और सवाल पूछता है। वो जानना चाहता है कि सिटी के बाहर क्या होता है। सू यांग जवाब देता है कि अबिस में ऐसे कोई रूल्स नहीं हैं। सिटी वॉल्स के बाहर ताकतवर कमजोर पर राज करते हैं। वहां कोई रहम नहीं है। लीडर यह सुनता है और मुस्कुराता है। उसका दिमाग पहले ही पावर और कंट्रोल के फ्यूचर हंट्स के बारे में सोच रहा है। अचानक उसका एक आदमी कुछ अजीब नोटिस करता है। सू यांग चुपचाप कुछ कर रहा है। वो एक छोटी तलवार पकड़े हुए है और धीरे धीरे उसे साफ कर रहा है। आदमी पूछता है कि वो क्या कर रहा है। सू यांग अपना सिर उठाता है। उसकी आवाज शांत है। उसके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं है। वो कहता है कि वो उन्हें मारने के लिए तैयार हो रहा है। फिर एक स्मूथ मोशन में वो आगे बढ़ता है और अपनी ब्लेड घुमाता है। लीडर का सिर एक सिंगल क्लीन स्ट्राइक में गिर जाता है। आदमियों में से एक शॉक में चिल्लाता है, ये सोचते हुए कि सू यांग कोई क्रूल ट्रिक खेल रहा है। बाकी लड़ने के लिए तैयार होते हैं। गुस्सा और डर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वो बहुत स्लो है। सू यांग उनकी आंखों के फॉलो करने से भी तेज मूव करता है। उसकी ब्लेड हवा को परफेक्ट प्रिसिजन के साथ काटती है। पलक झपकते ही और सिर जमीन पर गिर जाते हैं। सिर्फ एक आदमी जिंदा बचता है। वो बहादुर नहीं है। वो पीछे रेंगता है, आधा बैठा हुआ एक कोने में कांप रहा है। उसकी आवाज डर से भरी है जब वो सू यांग से रुकने की भीख मांगता है। वो पूछता है कि क्या सू यांग का दिमाग खराब हो गया है
और उसे रूल्स के बारे में याद दिलाता है, सिटी के अंदर अटैक करने के लिए डीमन हाई प्रीस्ट से मिलने वाली सजा के बारे में। सु यांग धीरे धीरे उसकी तरफ चलता है। उसकी आवाज शांत और स्थिर रहती है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये सच है कि डीमन हाई प्रीस्ट उन्हें सजा देता है जो डीमन सिटी के अंदर रूल्स तोड़ते हैं, लेकिन इस केस में सु यांग रूल्स फॉलो नहीं करता, वो खुद रूल्स है। फिर एक तेज आवाज होती है, स्ट्राइक की चमक और खून जमीन को कवर कर लेता है। आखिरी आदमी तुरंत मर जाता है, उसकी फरियाद भुला दी जाती है। कुछ पल बाद शिवा नेशन के सारे मरे हुए प्रोफेशनल्स डीमन रिसरेक्शन पॉइंट पर फिर से अपीयर होते हैं। उनके चेहरे दहशत से भरे हैं। कोई सोचने के लिए नहीं रुकता, वो बस भागते हैं। पैनिक हावी हो जाता है जैसे ही वो एक दूसरे को चिल्लाते हैं। उनका गोल साफ है, लॉर्ड अमीनो को ढूंढो और रिपोर्ट करो कि अभी क्या हुआ। लेकिन वो इतने तेज नहीं है। उनके आगे हवा में फ्लोट करते हुए सु यांग पहले से वहां इंतजार कर रहा है। उसकी आवाज उनके पैनिक को चीर देती है। वो उन्हें कहता है कि वो छोड़कर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो आ गए हैं तो वो रहेंगे। इससे पहले कि कोई रिस्पॉन्ड कर सके, वो फिर से स्ट्राइक करता है। एक एक करके वो गिर जाते हैं। एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होता है। ये उसके क्वेस्ट का करंट प्रोग्रेस दिखाता है। उसने अब डीमन फैक्शन के 5th रिवोल्यूशन प्रोफेशनल्स के खिलाफ 5 किल्स कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरा हिस्सा, नॉन डीमन 5th रिवोल्यूशन प्रोफेशनल्स को मारना, अभी भी अनटच्ड है। सु यांग अपडेट देखता है और चुपचाप खुद से सोचता है, शिवा नेशन के लोग इस टास्क को खत्म करने में उसकी मदद करने के लिए काफी से ज्यादा हैं। वो तब तक शिकार करते रहने का प्लान बनाता है जब तक क्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। वो एक दिन के अंदर 5th रिवॉल्यूशन एडवांसमेंट खत्म करना चाहता है। अपने कदमों में बिना किसी जल्दबाजी और अपने दिल में बिना किसी शक के सु यांग आगे बढ़ता है। उसकी मूवमेंट्स स्मूथ, शार्प और पावर से भरी हैं। उसके पीछे शिवा नेशन का एक और ग्रुप मिटाया जा चुका है, सिर्फ खामोशी और राख छोड़कर। लंबे डीमनिक स्टैच्यू के सामने खड़े होकर सु यांग रिफ्लेक्ट करता है कि शिवा नेशन के लोग अभी भी अबिस में एंटर करना जारी रखे हुए हैं। वो जानता है कि ये उसके लिए क्लास चेंज क्वेस्ट खत्म करने के लिए काफी से ज्यादा है। दूर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, वो सीधा उसके पास आ रहे हैं। वो अपना हाथ उठाता है। उसकी हथेली में एक पर्पल फ्लेम अपीयर होती है, ठंडी एनर्जी के साथ जलती हुई। बिना किसी हिचकिचाहट के वो उसे एक और ग्रुप पर रिलीज कर देता है। आग उन्हें सेकंड्स में निगल लेती है। एक और बैच गया। वो फोकस्ड रहता है। वो खुद को याद दिलाता है कि अभी भी काम करना बाकी है। 5th रिवॉल्यूशन एडवांसमेंट क्वेस्ट दिन खत्म होने से पहले कंप्लीट होना चाहिए। शिकार जारी रहता है। दूर से डीमन प्रीस्टेस लिलिथ उसे देखती है। उसकी आंखें सु यांग पर टिकी हैं। वो हर मूवमेंट को स्टडी करती है। अपने दिमाग में वो रिफ्लेक्ट करती है कि मोनार्क की चॉइस सच में अजीब है। सु यांग सिर्फ 4th रिवॉल्यूशन पर होने के बावजूद अपने से 2 रैंक्स ऊपर के लोगों को मारने की पावर रखता है। ये इम्पॉसिबल होना चाहिए। फिर भी वो मोनार्क के गोल को पूरी तरह नहीं समझती। शायद सु यांग को मोनार्क को तेजी से अवेकन करने में मदद करनी है, लेकिन उसे डाउट है कि कोई जो इतना कमजोर और आम दिखता है ऐसा रोल निभा सकता है। सु यांग रुकने का कोई साइन नहीं दिखाता। उसकी मारने की स्पीड बढ़ जाती है। अब एक टूल उसके आसपास मंडराता है, एक मूविंग एरो। उसकी मदद से वो टारगेट्स को और भी तेजी से क्लियर करता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। ये उसकी प्रोग्रेस कंफर्म करता है। क्वेस्ट का पहला हिस्सा हो गया है। 5th रिवॉल्यूशन डीमन फैक्शन प्रोफेशनल्स मारे जा चुके हैं। वो आगे देखता है। अब दूसरा हिस्सा शुरू होता है। 5th रिवॉल्यूशन नॉन डीमन प्रोफेशनल्स। मूविंग एरो एक साइलेंट गार्ड की तरह उसका चक्कर लगाता है। वो सिस्टम मेन्यू खोलता है और सोचने लगता है। अब इसकी शैलो लेयर्स में शिवा नेशन के अभी भी कई ब्राह्मण नोबल्स हैं जिन्होंने डीमन ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं किया है। वो परफेक्ट टारगेट्स हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अगर वो उन्हें मारता है तो वो अबिस में रिसरेक्ट नहीं होंगे। इसके बजाय वो शिवा नेशन में क्लास चेंज श्राइन पर वापस लौटेंगे। वहां से वो झूठी कहानियां फैला सकते हैं, मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। वो ऐसा होने नहीं दे सकता। रूमर्स फैलने से रोकने के लिए उसे उनके रिसरेक्शन स्पॉट्स के पास रहना होगा। उसे उन्हें वापस आते ही फिर से एलिमिनेट करना होगा। वो बिना सीधा देखे अपना सिर घुमाता है। वो आवाज देता है। वो जानता है कि वो वहां है। लिलिथ उसके पीछे परछाइयों से बाहर निकलती है। वो शुरू से उसे फॉलो कर रही है। उसका चेहरा शांत रहता है, लेकिन वो अपनी हैरानी मानती है। वह उसे सेंस कर पाया। सिर्फ यही दिखाता है कि वो ग्रो कर चुका है। वो उसे देखती है और पूछती है कि अब उसे उससे क्या चाहिए। सु यांग सीधा लिलिथ की आंखों में देखता है और काम अथॉरिटी के साथ बोलता है। वो उसे बताता है कि मोनार्क के चुने हुए प्रॉक्सी के रूप में वो उसे एक क्लियर ऑर्डर दे रहा है।
वो उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि सिटी के सारे डीमन प्रोफेशनल्स को एक क्वेस्ट इश्यू करे। गोल सिंपल है, अब इसकी शैलो लेयर्स में जाओ और 10 अनट्रांसफॉर्म्ड फिफ्थ रिवोल्यूशन ब्राह्मण नोबल्स को मार दो। लिलिथ अपनी टोन रिस्पेक्टफुल रखती है, ऐसे जवाब देती है जैसे वो ऑर्डर्स फॉलो कर रही हो, लेकिन अपने दिमाग में वो खुश नहीं है। वो चुपचाप खुद से शिकायत करती है। वो इंसल्टेड फील करती है इतने कमजोर इंसान के द्वारा बॉस किए जाने पर। फिर भी क्योंकि कमांड मोनार्क की तरफ से आया है, वो बस इस बार ओबे करने का फैसला करती है। कुछ ही पलों में नोटिफिकेशंस की एक लहर सिटी के हर डीमन प्रोफेशनल तक पहुंचती है। वो सब एक पल के लिए रुकते हैं अपने सिस्टम्स चेक करने के लिए, फिर वो एक्साइटेड चेहरों के साथ एक दूसरे से फुसफुसाने लगते हैं। एक हंसता है और कहता है कि नई क्वेस्ट आ गई है। दूसरा मजाक करता है कि उनके बॉस को शायद ब्राह्मण्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तीसरा सबको ज्वाइन करने के लिए एनकरेज करता है। एनर्जी से भरा प्रोफेशनल्स का ग्रुप अब इसके शैलोज की तरफ दौड़ता है। उन्हें जल्दी ही ब्राह्मण नोबल्स मिल जाते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अटैक करते हैं। ब्राह्मण सरप्राइज में पकड़े जाते हैं और पैनिक करते हैं। वो हर दिशा में भागते हैं, चिल्लाते हुए और पूछना चाहते हैं कि उन्हें टारगेट क्यों किया जा रहा है। उनमें से एक रहम की भीख मांगता है, कहता है कि वो पहले से ही डीमन फैक्शन का हिस्सा है, लेकिन जवाब ठंडा है। डीमन प्रोफेशनल बस माफी मांगता है और फिर स्ट्राइक करता है। जल्द ही ब्राह्मण्स मर जाते हैं और फिर से रिसरेक्ट होते हैं। इस बार वो अबिस में नहीं बल्कि शिवा नेशन के अंदर रिसरेक्शन पॉइंट पर वापस दिखाई देते हैं। उनके चेहरे गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से लाल हैं। उनमें से एक डीमन प्रोफेशनल्स को कर्ज करता है, उन्हें पागल कहता है। दूसरे को प्रॉब्लम समझ में आती है। उन्हें अब अगर अबिस में फिर से एंटर करना है तो क्लास चेंज श्राइन की डिफेंसेस से गुजरना होगा। वो जगह अब भारी सिक्योरिटी में होगी। तीसरे के पास एक आइडिया है। वो शूद्रों को ह्यूमन शील्ड्स की तरह यूज करने का सजेशन देता है। उसका दोस्त एग्री करता है। उसे लगता है कि श्राइन के सोल्जर्स अटैक नहीं करेंगे अगर उनके सामने इनोसेंट होस्टेजेस होंगे। एक और क्रूर तरह से मुस्कुराते हुए ऐड करता है कि अनटचेबल्स वैसे भी बस टूल्स हैं। उसके दिमाग में री एंट्री के लिए उन्हें सैक्रिफाइस करना पूरी तरह एक्सेप्टेबल है। वो यहां तक मानता है कि उन्हें इस तरह यूज होने पर गर्व होना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ प्लान कर सकें, एक तलवार हवा को काटती है। एक सिंगल मोमेंट में उनके सिर गिर जाते हैं। खून जमीन पर फैल जाता है। सुयांग वहां खड़ा है, हाथ में तलवार लिए। उसकी आंखें स्थिर हैं। वो उन्हें गिरते हुए देखता है और चुपचाप रिफ्लेक्ट करता है। पहले उसे थोड़ा गिल्टी फील हुआ था, लेकिन अब उनके शब्द सुनने के बाद उसे कुछ फील नहीं होता। ये लोग पेस्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्हें हटाना दुनिया पर एहसान करना है। शिवा नेशन के लोग एक बार फिर रिसरेक्ट होते हैं। उनके चेहरे थके हुए और खौफ से भरे हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कोई प्लान बना सकें, सू यांग उन्हें वहां से देख लेता है जहां वो खड़ा है। उसकी टोन कैजुअल है। वो बस कहता है कि असेंबली लाइन वर्क कंटिन्यू करने का वक्त आ गया है। वक्त गुजरता है। 1 घंटे बाद उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होता है। क्वेस्ट प्रोग्रेस बार फुल कंप्लीशन दिखाता है। 10 डीमन फैक्शन प्रोफेशनल्स डन, 10 नॉन डीमन फैक्शन प्रोफेशनल्स डन। दोनों ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट। सुयांग अपने आसपास बिखरी हुई लाशों के बीच शांति से खड़ा है। वह सब शिवा नेशन से हैं। खून जमीन पर धब्बे डाल रहा है। वो चारों तरफ देखता है और बिना किसी इमोशन के बोलता है, काम हो गया, न ज्यादा न कम। एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। इस बार ये और भी इंपॉर्टेंट है। ये कंफर्म करता है कि 5th रिवॉल्यूशन एडवांसमेंट क्वेस्ट फिनिश हो गया है। लेकिन बस यही नहीं है। एक हिडन क्लास चेंज क्वेस्ट तुरंत एक्टिवेट होता है। ये एक सीक्रेट सीरीज सॉन्ग ऑफ डार्कनेस का पार्ट 3 है। क्वेस्ट इंट्रोडक्शन छोटा है लेकिन मतलब से भरी हुई। ये एक ब्लड ब्लेस्ड रिचुअल की बात करता है जो लोगों को पावर के साथ टेम्प्ट करता है। जो उस पावर का पीछा करते हैं वो और पाने की चाह में अंधेरे में गहरा गिरते जाते हैं। रिक्वायरमेंट अगली अपीयर होती है। सुयांग को अकेले अबिस की एक डीप लेयर में जाना होगा। वहां उसे अबिस रोड नाम के एक नेटिव डीमन बॉस को मारना होगा। ये बॉस स्टार रैंक का है, बहुत पावरफुल। उसे मारने के बाद सू यांग को क्रिस्टल कोर ड्रॉप्स लेने होंगे और उसे रात की पावर के साथ फ्यूज करना होगा। सू यांग हल्का सा मुस्कुराता है। फाइनली वो हिडन क्वेस्ट जिसका वो इंतजार कर रहा था आ गया है। वो अपने पिछले हिडन क्वेस्ट के बारे में सोचता है। उस वक्त उसे रॉक अबिस अर्थ ड्रैगन से एसेंस ब्लड कलेक्ट करना था, लेकिन उसने उसे ब्लैक ड्रैगन एसेंस ब्लड से रिप्लेस कर दिया था। इस बार इसमें रैथ इन्वॉल्व है। वो सोचता है कि क्या वो कोर स्किप कर सकता है और सीधा ओरिजिनल सिन मोनार्क की डार्क ओरिजिन पावर यूज कर सकता है। वो रिजल्ट इमेजिन करता है। अगर वो काम करता है तो पावर गेन नॉर्मल लिमिट से परे होगा। वो सोचना बंद करता है और अगले टारगेट की तरफ बढ़ता है। एक बड़ा दरवाजा आगे खड़ा है। वो उसे खोलता है और पर्पस के साथ अंदर कदम रखता है।
अंदर वो एक क्रिएचर समन करता है, एक मैसिव लेजेंडरी ब्लैक ड्रैगन। जानवर एक जोर की दहाड़ के साथ अपीयर होता है, उसकी मौजूदगी जमीन को हिला देती है। पास ही डीमन प्रोफेशनल्स में से एक उस जाइंट ड्रैगन को देख लेता है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, डर तुरंत हावी हो जाता है। वो मुड़ता है और भागना शुरू करता है, दूसरों को चिल्लाते हुए। वह एक बात पक्की तरह जानता है, ये बुरी खबर है। सुयांग आखिरकार अबिस की डीप लेयर पर पहुंचता है। उसके सामने अबिस रोड नाम का पावरफुल बॉस खड़ा है। ये एक स्टार रैंक नेटिव डीमन है जो ताकत से भरपूर है। इसका लेवल 150 पढ़ा जा रहा है। इसका शरीर बड़ा है और ग्लो कर रहा है, बहते हुए लावा से भरा हुआ। उसकी हर मूवमेंट हवा में गर्मी भेजती है। डीमन बॉस सु यांग को घूरता है और गुस्से से बोलता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि कोई यहां अकेले उसे चैलेंज करने आएगा। वो जानना चाहता है कि किसने उसके रूल को इंटरप्ट करने की हिम्मत की। सु यांग, शांत और कॉन्फिडेंट, अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड एक हाथ से पकड़ता है। उसका स्टेंस रिलैक्स्ड है, लेकिन उसकी आंखें शार्प हैं। वो इंट्रोडक्शंस की परवाह नहीं करता। वो बस स्टेट करता है कि उसके पास बेकार बातों के लिए वक्त नहीं है और वो लड़ने के लिए तैयार है। डीमन बॉस आग बबूला हो जाता है। वो चिल्लाता है, ये सोचते हुए कि सु यांग ओवर कॉन्फिडेंट है। उसका मुंह खुलता है और लावा की एक बड़ी बीम सीधा सु यांग की तरफ शूट होती है। अटैक हवा को जलाता हुआ निकलता है, चमकदार और जोर की आवाज के साथ। 5 मिनट्स गुजर जाते हैं। मैदान लगभग शांत है। माइटी डीमन बॉस अब जमीन पर फ्लैट पड़ा है, घायल और हाँफ रहा है। उसका शरीर जला हुआ और क्रैक्ड है। वो डिसबिलीफ में घूरता है। लावा और आग से पैदा हुआ एक क्रिएचर मुश्किल से टिका हुआ है। वह खुद से बड़बड़ाता है, यह समझने की कोशिश कर रहा है कि यह कैसे हुआ। वो सिल्वर ड्रैगन से कहीं ज्यादा टफ है, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि इससे कोई फर्क पड़ा। सु यांग पास ही खड़ा है। वो अपना सिर हल्का सा झुकाता है और बॉस का मजाक उड़ाता है। वो पूछता है कि क्या सच में उसके पास ऑफर करने के लिए बस इतना ही था। उसकी आवाज शांत है, लेकिन उसकी टोन काटने वाली है। फिर बिना किसी वार्निंग के डीमन बॉस अपना मुंह फिर से खोलता है। उसकी आंखें ग्लो करती हैं। वो एक ट्विस्टेड स्माइल के साथ बोलता है, कहता है कि उसके पास अभी भी एक आखिरी मूव बचा है। वो लावा की एक और बीम अनलीश करता है, पहले से ज्यादा स्ट्रांग। ये वाला डिफेंस को पूरी तरह इग्नोर करता है। ये एक फाइनल सरप्राइज है जो मारे जाने के लिए बना है, चाहे कुछ भी हो। एक्सप्लोजन मैसिव है। धुआं एरिया में भर जाता है। एक पल के लिए सब कुछ शांत है, लेकिन फिर धुएं से एक आवाज आती है जो डीमन बॉस से पूछती है कि क्या उसका मजाक खत्म हो गया। सु यांग पूरी तरह अनहार्म्ड बाहर निकलता है। सिर्फ एक छोटी सी खरोंच दिखती है। उसका हेल्थ बार 98% कहता है। वो डीमन बॉस का मजाक उड़ाता है, उसे एक सिंपल सच याद दिलाता है, जब धुआं होता है तो चोट होनी चाहिए, लेकिन क्लियरली इस बार नहीं। डीमन बॉस बेबस पड़ा है, एक बच्चे की तरह हार में चिल्ला रहा है। उसे लगता है कि रोल्स रिवर्स हो गए हैं। उसे अब फाइट का बॉस फील नहीं हो रहा है। सु यांग मुस्कुराता है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ता है। फिर एक क्लीन स्ट्राइक के साथ वो बैटल खत्म कर देता है। लड़ाई खत्म हो गई है और कोई शक नहीं बचा है, इस जगह का असली बॉस सु यांग है। सु यांग उस क्रिस्टल कोर को उठाता है जो उसे डीमन से मिला। वो उसे करीब से देखता है, नोट करता है कि ये वही क्रिस्टल कोर है जो हिडन क्वेस्ट में मेंशन किया गया था। वो थोड़ा इंडिफरेंट फील करता है, ये सोचते हुए कि पास्ट में वो इसके लिए एक्साइटेड होता, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो कोर को अपनी इन्वेंट्री में सेव करता है, फिर अपने लेजेंडरी ब्लैक ड्रैगन पर कूद जाता है। वो खुद से ओरिजिनल सिन मोनार्क की पावर के बारे में सोचता है। इसे हासिल करने के लिए वो जानता है कि उसे अबिस के बॉटम तक जाना होगा, लेकिन वो अभी नहीं जा सकता। कनेक्शन रिफ्रेश नहीं हुआ है। तो अगर उसका अकेला ऑप्शन पहले ओरिजिनल सिन किंग्स को पावर देना है, तो जब वक्त आएगा वो पावर उसे ट्रांसफर कर देंगे। उसके पास कल तक इंतजार करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। बाद में डीमन सिटी में सु यांग अपने प्राइवेट रेजिडेंस पर पहुंचता है। डीमन वर्कर्स अपने टास्कस निपटाने में बिजी हैं। एल्फ प्रिंसेस उसे देख लेती है और तुरंत उसकी तरफ दौड़ती है, क्लियरली उसे देखकर राहत महसूस कर रही है। वो उससे पूछती है कि वो कहाँ है। सु यांग कैजुअली रेस्पॉन्ड करता है, उसे बताते हुए कि वो डीमन अबिस के अंदर डीप डीमन मेन सिटी में है। एल्फ प्रिंसेस स्टन्ड है, उसे मुश्किल से यकीन हो रहा है। वो पूछती है कि वो एक इंसान यहाँ कैसे हो सकता है। सु यांग एक्सप्लेन करता है कि सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वो ऐड करता है कि उसने सुना है एल्फ किंगडम ने फिर से उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। उसे सेफ रखने के लिए वो उसे यहाँ ले आया। वो उसे एश्योर करता है कि सब कुछ संभाल लिया गया है और वो उसके साथ सेफ रहेगी। यहाँ के डीमन वर्कर्स उसकी डेली नीड्स हैंडल करेंगे। ट्विन डीमन सिस्टर्स जो सु यांग के पीछे खड़ी हैं, बोल पड़ती हैं। वो उसकी किसी भी जरूरत में मदद करने का ऑफर देती हैं।
उसे एश्योर करते हुए कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे कुछ भी पूछ सकती है। बाद में उसके रेजिडेंस के अंदर एल्फ प्रिंसेस सोफा पर बैठ जाती है। वो क्यूरियोसिटी के साथ सुयांग को देखती है, अभी भी उसे समझने की कोशिश कर रही है। वो उसे कहती है कि सब कुछ जो उसने किया है उसके बावजूद कभी कभी वो सोचती है कि क्या वो सच में इंसान है। उसके एक्शंस हमेशा इतने इनक्रेडिबल लगते हैं, ऑलमोस्ट बिलीव से परे। वो हाथ बढ़ाती है और धीरे से उसके चेस्ट को छूती है। जैसे ही वो उसके करीब आता है उसके गाल डीप रेड हो जाते हैं। जैसे ही वो जल्दी से ऐड करती है कि उसका इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो इंसान हो या डीमन, उसके लिए फर्क नहीं पड़ता। सुयांग हल्का सा मुस्कुराते हुए उसके सिर पर थपथपाता है। वो उसे सिली गर्ल कहता है और रीएश्योर करता है कि वो डेफिनेटली इंसान है। हालांकि वो एडमिट करता है कि कभी कभी उसे वो चीजें करनी पड़ती हैं जो दूसरे एग्जैक्ट कहूं तो नॉन ह्यूमंस शायद करें। इसी बीच एल्विन रॉयल कोर्ट में एल्फ क्वीन अपने थ्रोन पर बैठी है, अम्यूज्ड और क्यूरियस दोनों। वो कैप्टन टे की तरफ मुड़ती है जो उसके सामने झुका हुआ है। वो पूछती है कि वो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया, खासकर जब उसे प्रिंस एरिक और बाकी लोगों को ह्यूमन वर्ल्ड में एस्कॉर्ट करना था। कैप्टन टे अपने शब्दों पर लड़खड़ाता है, क्लियरली नर्वस। वो आखिरकार एडमिट करता है कि प्रिंस एरिक सीक्रेट रल्म से वापस नहीं आ पाया, जिससे एल्फ क्वीन को बहुत शॉक लगता है। वो खड़ी हो जाती है, उसका गुस्सा बढ़ रहा है और जानना चाहती है कि उसके बेटे एरिक के साथ क्या हुआ। उस पल एल्फ मिनिस्टर ऑफ सीक्रेट्स आगे बढ़ता है। वो शांति से कैप्टन टे से सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने को कहता है। वो मास्टर एलन का भी जिक्र करता है, सोचते हुए कि वो इस सब में कहाँ है। कैप्टन टे कांपता हुआ उनके सामने घुटने टेकता है। वो एडमिट करता है कि वो पूरी कहानी नहीं जानता। वो सीक्रेट रल्म के बाहर इंसानों के साथ नेगोशिएट कर रहा था जब उन पर अचानक किंग ऑफ एरोगेंस ने अटैक कर दिया। वो कहता है कि सिर्फ इंसान ही सच एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या हुआ। एल्फ क्वीन गुस्से में कैप्टन टे को यूजलेस कहती है। वो एक पावरफुल ऑरा रिलीज करती है, ये दिखाते हुए कि वो कितनी गुस्से में है। ये साफ है कि वो उसके फेलियर से बेटरेड फील कर रही है। एल्फ मिनिस्टर ऑफ सीक्रेट्स क्वीन को शांत करने की कोशिश में आगे बढ़ता है। वह उन्हें बाद में शोक मनाने की सलाह देता है। अभी के लिए वो इंसिस्ट करता है कि सबसे जरूरी चीज है बड़े इशू पर फोकस करना, ह्यूमन वर्ल्ड से निपटना, जो इस सारी मुसीबत की जड़ लगता है। एल्फ क्वीन अभी भी गुस्से से भरी हुई एल्फ मिनिस्टर ऑफ सीक्रेट्स को तुरंत ह्यूमन वर्ल्ड ट्रैवल करने का ऑर्डर देती है। वो डिमांड करती है कि इंसान उसे एक्सप्लेनेशन दें कि क्या हुआ, उन्हें एन्स्लेवमेंट की धमकी देते हुए अगर वो बात नहीं मानते। उसे यकीन है कि अगर जरूरत पड़ी तो एल्व्स को इंसानों को डिस्ट्रॉय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बेहतर है कि पहले उन्हें झुकने पर मजबूर किया जाए। एल्फ मिनिस्टर ऑफ सीक्रेट्स अपने साथी मिनिस्टर्स के साथ गहराई से झुकता है, क्वीन के कमांड्स पूरा करने के लिए उत्सुक। वो बिना किसी हिचकिचाहट के निकल जाते हैं, इंसानों से जवाब लेने के लिए डिटरमिन्ड, भले ही इसका मतलब हो अपनी बात मनवाने के लिए धमकियां देना। वापस होली टेम्पल में हाई प्रीस्टेस गहरी सोच में है। जैसे ही वो ह्यूमन हीरोज के साथ राउंड टेबल डिस्कशन लीड करती है, सिचुएशन हर मिनट और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। वो रिफ्लेक्ट करती है कि कैसे शिवा नेशन का पैंडोरा बॉक्स आखिरकार खुल गया है। अब जब दुनिया देख रही है कि शिवा नेशन ने अबिस डीमंस का साथ देकर कितनी पावर हासिल की है, दूसरे भी शायद वैसा ही करेंगे। उसे डर है कि इससे हर जगह केओस फैल जाएगा। अगर दुनिया डिसऑर्डर में गिर गई तो रेड मून के इन्वेजन को कौन रोकेगा। हाई प्रीस्टेस सिचुएशन की ग्रेविटी जानती है, लेकिन वो सोचे बिना नहीं रह सकती कि इतने बड़े थ्रेट के खिलाफ कौन डिफेंड कर पाएगा। उस पल एक पैनिक्ड प्रीस्टेस हाई प्रीस्टेस के पास भागती है, उसे इन्फॉर्म करते हुए कि एल्फ किंगडम के एल्व्स होली सिटी के बाहर अपीयर हुए हैं। खबर अनएक्सपेक्टेड है और हाई प्रीस्टेस उनके इतनी जल्दी आने से अलार्म्ड फील किए बिना नहीं रह सकती। फिर कदमों की आवाज तेज होती जाती है। एल्फ मिनिस्टर ऑफ सीक्रेट्स अपने पीछे एल्व्स के ग्रुप के साथ रूम में स्टॉर्म करता है। वो डिमांड करता है कि इंसान उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें जिसे वो उनकी गलती होने का दावा करता है। उसकी टोन हार्श और इम्पेशेंट है, ये साफ करते हुए कि उसे रिजल्ट्स लेने के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं है। वो इंसानों को ऑर्डर देता है कि वो उन सो कॉल्ड मर्डर्स को हवाले करें जिन्होंने प्रिंस एरिक और मास्टर एलन को मारा। उसकी धमकियां साफ हैं, अगर इंसान मना करते हैं तो एल्व्स एलाइज से दुश्मन बन जाएंगे, उन्हें एनस्लेव करने के लिए तैयार। कैरोलिना और पोकर दोनों कार्ल से पूछते हैं कि क्या चल रहा है और इससे उसका क्या मतलब है। हाई प्रीस्टेस एल्फ मिनिस्टर ऑफ सीक्रेट्स मिस्टर कार्ल लॉरेंस की तरफ एक शार्प वार्निंग डायरेक्ट करती है। वो उसे अपने शब्द ध्यान से बोलने को कहती है, अपनी आवाज में साफ डिसअप्रूवल छुपाए बिना। वो आगे स्टेट करती है कि भले ही एल्फ टेम्पल ने गॉड रैंक क्लास चेंजेस ओपन किए हों, लेकिन पिछले गॉड रैंक एल्फ के अपीयर होने के बाद से 2 सदियां बीत चुकी हैं। उन सारे सालों में वो गॉड शायद पहले ही गिर चुका हो। वो उसके कॉन्फिडेंस पर सवाल उठाती है, पॉइंट आउट करते हुए कि एक फेलो गॉडलेस रेस होने के नाते एल्व्स को इतना सुपीरियर एक्ट करने का कोई हक नहीं है। कार्ल लॉरेंस एक स्मर्क के साथ रिस्पॉन्ड करता है, मानते हुए कि वो सही है। हालांकि वो जल्दी ही एल्व्स की स्ट्रेंथ लिस्ट करके अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करने की कोशिश करता है।
वो मेंशन करता है कि उनके पास एक लेवल 500 डेमिगॉड है और दो दूसरे लेवल 450 से ऊपर हैं। वो उनमें से एक होने पर गर्व भी महसूस करता है। अपने खुद के स्टैट्स रिवील करते हुए उसका स्टेटस विंडो दिखाता है कि वो एक लेवल 453 एल्फ ग्रैंड आर्किन मेज है जो 9 रिवॉल्यूशन से गुजर चुका है। ह्यूमन हीरोज इससे स्टन्ड होकर स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। तांग जैन अपनी मुट्ठी टेबल पर मारता है, दांत पीसते हुए। वो लेवल डिफरेंसेस के जिक्र पर स्कॉफ करता है, स्टेट करते हुए कि लेवल सप्रेशन का ज्यादा मतलब नहीं होता। वो मानता है कि जब तक दुश्मन कोई गॉड नहीं है, जीतने का चांस हमेशा रहता है। कमजोर द्वारा ताकतवर को हराना कुछ ऐसा है जो ड्रैगोजिया ने हिस्ट्री में बार बार किया है। वो एल्व्स को चैलेंज करता है, कहते हुए कि अगर वो अबिस डीमन से लड़ने के लिए उनके साथ अलायंस फॉर्म करने से मना करते हैं और इसके बजाय इन्वेड करना चाहते हैं तो कोशिश करने के लिए उनका स्वागत है। कार्ल लॉरेंस चैलेंज से इम्प्रेस्ड नहीं लगता। वो फिर से स्मर्क करता है, कहते हुए कि लेवल सप्रेशन अकेला फैक्टर नहीं है। वो रिवील करता है कि एल्व्स के पास 2 पावरफुल आर्टिफैक्ट्स भी हैं और इतना इक्विपमेंट कि वो एक रियल थ्रेट बन सके। रूम का मूड बदल जाता है और ह्यूमन हीरोज के चेहरों पर होपलेसनेस का सेंस दिखता है जैसे ही वो एल्व्स की पावर की फुल एक्सटेंट रियलाइज करते हैं। कार्ल लॉरेंस क्लियरली टोन में शिफ्ट एंजॉय करते हुए पॉइंट आउट करता है कि ऐसा लगता है इंसान अब समझने लगे हैं। फिर वो शिवा नेशन के बारे में पूछता है, मेंशन करते हुए कि उसने कैप्टन टे को कहते सुना था कि वो सिंसियर थे। वो पूछता है कि मौजूदा इंसानों में से कौन शिवा नेशन को रिप्रेजेंट करता है। हाई प्रीस्टेस जल्दी रेस्पॉन्ड करती है, ये साफ करते हुए कि शिवा नेशन अब ह्यूमन वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता। वो कहती है कि उन्होंने खुद को डिग्रेड करना चूज किया है और ह्यूमैनिटी की तरफ पूरी तरह पीट करके अबिस डीमंस के साथ अलाई कर लिया है। कार्ल लॉरेंस ठंडे अंदाज में हंसता है, इंसानों का मजाक उड़ाते हुए कि वो सोचते हैं कि वो यूनाइटेड हैं। वो कमेंट करता है कि ऐसी डिसरे देखना शर्म की बात है। वो डिमांड करता है कि कौन अलायंस सीक करने में सबसे सिंसियर है और मर्डरर को हवाले करने के लिए तैयार है। ताकुगावा हमेशा की तरह ओबीडियंट वर्कर खड़ा होता है और कार्ल लॉरेंस की तरफ चलता है। वो पॉइंट आउट करता है कि वो जानता है मर्डरर कौन है और तुरंत ड्रैगन्जिया के सु यांग का नाम लेता है। उसके शब्द हवा में लटक जाते हैं जैसे एक जहरीला तीर सीधा सु यांग पर निशाना लगाए हुए हो। तांग जैन गुस्से से भरा जल्दी खड़ा होता है, उसकी मुट्ठियां कसकर बंद हैं। उसके दांत गुस्से में पीसते हैं। जैसे ही वो ताकुगावा को घूरता है, उसे यकीन नहीं हो रहा कि उनकी साइड का कोई उन्हें इस तरह बेट्रे करेगा। ताकुगावा एक वेल ट्रेंड पेट की तरह एक्ट करते हुए ऐड करता है कि तांग जैन ड्रैगन्जिया का रिप्रेजेंटेटिव है और इंसानों में हाईएस्ट लेवल है। वो आगे एक्सप्लेन करता है कि ये तांग जैन की स्ट्रेंथ थी जिसकी वजह से उसने सु यांग को कार्ल लॉरेंस की वर्ल्ड भेजने के उनके डिसीजन को रिफ्यूज कर दिया। ताकुगावा के शब्द तांग जैन की पीठ में छुरा घोंपने जैसे लगते हैं, दिखाते हुए कि वो कार्ल लॉरेंस को खुश करने के लिए किस हद तक जाने को तैयार है। कार्ल लॉरेंस तांग जैन को देखता है, उसका चेहरा सख्त हो जाता है जैसे ही वो सीरियस टोन में पूछता है कि सु यांग कहाँ है। तांग जैन भले ही गुस्से में है, जवाब देने से मना कर देता है। उसके होंठ सिले हुए हैं। कार्ल लॉरेंस अब गुस्से से उबल रहा है, अपना अप्रोच बदलता है। वो एक फाइटिंग स्टेंस में शिफ्ट होता है और अपना आर्किन कन्वर्जेंस एक्टिवेट करता है, क्वेश्चनिंग के एक और भी फोर्सफुल मेथड के लिए तैयार होते हुए।